चुना है? हमारा विकल्प खुला है। जो भी प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, समान शिक्षा चाहते हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य चाहते हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 250 निःशुल्क IAS और IPS कोचिंग खुलवाना चाहते हैं, ऐसे सभी साथियों का स्वागत है। वो हमें हमको कोई दिक्कत तो परहेज नहीं है। अच्छा, ये बीजेपी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा बहुत ज्यादा जो है चुनाव में धन खर्च करते हैं, धन बल और बाहुबल। उसके मुकाबले जो है आप कैसे निपटेंगे इन लोगों से चुनाव के दौरान? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो पावर राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, वही एक भंगी को भी बाबा साहब ने पावर दिया है, वोट का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट देने के बाद ये सोचा और कहा कि जिस दिन ये कौम अपने वोट की कीमत समझ जाएगा, उस दिन अपने बेटा को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना शुरू कर देगा। अब ये बात उसके जेहन में आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि आज जो भी सरकारें बन रही हैं, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे सपा बसपा, किसी की बहुमत की सरकार नहीं है। बहुमत का मतलब कि 50% से ज्यादा उसको वोट नहीं मिलता है, उसके खिलाफ ही वोट है। इसका मतलब कि लोग नहीं चाहते कि कोई गलत सरकार बने, लेकिन गलत सरकार पैसे के दम पे जो बन रही है, अब इस बात की जानकारी जनता को हो गई है, जिसका खामियाजा अभी आपने देखा किसान आंदोलन को, राकेश टिकैत, खाप पंचायत में लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोगों ने चौधरी अजीत को हरा करके गलती किया, हम लोगों ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ करके गलती किया, हम लोगों को बीजेपी के लोगों ने बरगलाया, जिसका खामियाजा आज किसान भुगत रहा है। अब वो स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी तरह हर कौम ने जो भी बीजेपी कोड दिया, आज चाहे वो राजभर दिया हो, चाहे चौहान, बिन, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, जो भी दिया, सारे लोग दुखी हैं। और ये दुखी लोग अपने दुख के दूर करने के लिए सब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये असदुद्दीन साहब के आ जाने से क्या जो आजम खान साहब का दबदबा रहा है सपा में, उनको वोट उनके नाम से जो है मिलता रहा, अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह यादव को, तो क्या आपको ये लगता है कि निकट भविष्य में जो है आजम खान साहब की भी जो है उसमें आने की संभावना है? क्योंकि सपा ने उनका कोई साथ नहीं दिया जब उनके बुरे दिन हुए और योगी आदित्यनाथ ने प्रताड़ना की, ये सबको पता है। देखिए, देश का इतिहास है, जब तक गाय दूध देती है तब तक उसको चूनी, खरी, भूसा, पानी मिलता है। जब वो दूध देना बंद कर देती है ना, तब फिर मालिक उसको चूनी, खरी, भूसा, पानी बंद कर देता है, बहुत करता है तो सूखा चारा उसके नाद में डाल देता है। आजम खान जी बड़े नेता हैं, हम उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। और आजम खान जी का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया। जब उनके ऊपर मुसीबत आई तो समाजवादी पार्टी भाग खड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के नेता खुद डरने लगे कि हम वहां हाथ डालेंगे तो कहीं हम भी ना फंस जाएं, ऐसा महसूस हुआ। नहीं तो उनको खुल करके आजम खान भाई के साथ रहना चाहिए। हम तो न्योता देते हैं आजम खान भाई को, आप मेरे साथ मत आओ, आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हो जाओ। जब पार्टियों से ही हक मिलता है, हिस्सा मिलता है, तो आप दूसरी की पार्टी में क्यों रहोगे? आप उनके साथ आओ। हम तो प्रदेश के, देश के मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि कांग्रेस की गुलामी बंद करो। आप कांग्रेस को वोट दिए, आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा ने इतना विकास किया, सारे लोगों ने इतना विकास किया कि आप 1% नहीं रह गए हो। इसका वजह है कि आप दूसरे की पार्टी में थे। आज आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे बन गई, लोग उससे स्वीकार भी कर लिए, तो सब लोग ओवैसी जी के साथ खड़े हो जाइए। हम लोग जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम लोग हिस्सा अपना बांट लेंगे मिलकर के। हम तो न्योता देते हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग दूसरी पार्टी में बेवजह हैं, वो MLA MP बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए हैं। जो जिस कौम का अपनी पार्टी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। तो आपका जो है जो प्लान है 403 सीटों पे जो आप टिकट बांटेंगे, वो इसी आधार पे बांटेंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतने टिकट? देखिए, वंचित समाज, एक समाज है बंजारा, एक समाज है अर्कबंसी, बाली, बियार, रजवार, नट, ऐसी जातियां हैं जिनको आजादी के 74 साल में कोई पूछा नहीं। तो ऐसे बंजारा समाज को, बहेलिया समाज को, बारी समाज को, अर्कबंसी समाज को भी साथ लेकर के, जो जातियां राजनीति से अछूती हैं, जो आज तक MLA नहीं बन पाई, ऐसी भी जातियों को हम अपने साथ लेकर के
उनको सियासत में भागीदारी दे करके उनका भी मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए हम जो लोग जुटे हैं, ये तो है ये हैं, ये इनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि आओ हम सभी लोग, हम लोग इंसान हैं, हमारे यहाँ लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं होती है, हम पहचान करके लड़ाई नहीं लड़ते, हम बीजेपी के लोग नहीं हैं। उठा के बीजेपी को देखिए, मऊ के रहने वाले, गाजीपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद के रहने वाले अतीक गुजरात चले गए, माफिया कहते हैं लोग ना, अतीक गुजरात चले गए, मुख्तार अंसारी को पंजाब भेज दिया गया। लेकिन ब्रिजेश सिंह बनारस के रहने वाले 105 मुकदमे बनारस जेल में रहेंगे। ये पक्षपात है, ये जातिवाद है, पक्षपात नहीं, जातिवाद है। ब्रिजेश मिश्रा के साथ क्या हुआ? ब्रिजेश मिश्रा को बद्र गाड़ी से ले जाया जाता है और धनंजय सिंह को सीओ अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाता है। दोनों अपराधी, दोनों के खिलाफ मुकदमे हैं, तो एक बद्र वाहन से जाता है और एक सीओ की गाड़ी से जाता है। क्या दिखता है? क्या जातिवाद नहीं है? तो ये पार्टी बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी, ये सब 100% झूठ बोलने वाली पार्टी है। अच्छा, जिस तरीके से आप जो है राजनीति कर रहे हैं, जिस निर्भीकता से आप बात करते हैं, जिस तरह से आपने जातियों का अध्ययन किया, वंचित समाज के लोगों को नेतृत्व देने के लिए प्रयासरत हैं, उसको देखते हुए खास तौर से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी काफी दुखी हैं और आपसे खिन्न है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो दुखी इस बात से हैं कि जो उनके यहाँ लोडर लोग बनाए गए हैं जातियों के, ये लोडर समाज में काम नहीं कर पा रहे हैं। काम का मतलब उस समाज का वोट यहाँ पहुंचाने में वो फेल हो गए, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा खड़े हो गए पार्टी लेके, तो अब उनके सामने कोई कुशवाहा सैनिक है कि चलो बीजेपी में, तो लोग समाज ये समझ रहा है कि वहां ये तो ईट का तो स्वार्थ सिद्ध हो जा रहा है, ये तो एमएलए एमपी बन गया, मंत्री बन गया। लेकिन हमको क्या दिया? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं मिला। अभी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई 309, उसमें 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को नहीं मिला। ये पिछड़े समाज के नेता बीजेपी में क्या करते हैं? ये गांधी जी के 3 बंदर बने हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, ये बोल नहीं सकते। ये बात सारे लोग समझ रहे हैं कि ये लोग लोडरई करके अपना प्रभुत्व की, हमको अच्छा मंत्रालय मिल जाए, हम अच्छा खासा हमारा क्रेज रहे, हम जितना लूटता बने खाली लूटे, भाड़ में जाए समाज, ऐसे लोगों से समाज को जानकारी हो चुकी है। अच्छा, आपने मंत्री पद ठुकरा दिया अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज का उत्थान योगी आदित्यनाथ नहीं करने दे रहे थे। क्या इसी तरह से जो आपने नेता जो है वंचित समाज के जो है पैदा किए हैं, उनके प्रति जो है जनता का जो है प्यार उमड़ रहा? देखिए, एक विश्वास हमने पैदा किया। आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हमने देखा कि जब यहाँ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की उपेक्षा हो रही है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो हमने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इस बात की चर्चा जनता में इस बात की है, एक नेता बाबा साहब के बाद पैदा है जो हमारे हक के लिए सत्ता को भी लात मार दिया। हम सड़क से लेकर सदन तक उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं। हम देश में अधिकार के लिए, हिस्सेदारी के लिए लड़ते हैं, और लोग हिस्सेमारी के लिए लड़ते हैं। उनसे ये मतलब नहीं है कि भर्ती हो रही तो हमारा हिस्सा उसमें है तो हमको हिस्सा क्यों नहीं मिला। इस पे बोलने की हिम्मत मर्द बोलता है, मर्द। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को नहीं मिला, जो मर्द हो बोले। 309 खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला, अगर कोई मर्द है तो बोले। ये खाली जो है वोट के लिए बोलते हैं सब, इनकी औकात नहीं है। ये जिसे होता है ना, मालिक कुत्ता जिलाता है ना, जब कुत्ता मालिक को देखता है तो पहुंच हिलाता है, वैसा ही ये सब लोडर लोग हैं। मालिक के सामने दो हिलाते हैं कि एकदम पूरा समाज का उलाट देंगे, हम लिया देंगे, चलो समाज में, तब समाज बताएगा इस बात। तो क्या आप ये भी जागरूकता लाएंगे वंचित समाज में कि जो तुम्हारे अभी लोडर नुमा नेता हैं उनको छोड़ो, और जो अभी नेता जो है समाज के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ आओ? उसके लिए क्या प्लानिंग है? हम लोगों की प्लानिंग जन चौपाल के माध्यम से गाँव गाँव हम लोग चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज कन्नौज में कार्यक्रम है, कल कानपुर देहात में कार्यक्रम है, परसों चंदौली कार्यक्रम है। हमारे मोर्चे के 10 लोग प्रतिदिन
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काम करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष काम करते हैं पार्टियों के, हमारे प्रदेश की पूरी टीम काम करती है, मंडल के, जिला के, ब्लॉक के, विधानसभा के सभी लोग लगे हैं। सब लोग समाज में जगा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि देखो ये लड़ाई जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, ये हिस्सेदारी की है, हक की है, सम्मान की है, भाईचारा की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है। इस बात की जानकारी लोगों को दी जा रही है। लोग इसको 100% स्वीकार कर रहे हैं और सब लोगों ने, मजे की बात है, सपा को 4 बार देखा, बसपा को 4 बार देखा, कांग्रेस को 40 साल 50 साल देखा, बीजेपी को देखा था और देख रहे हैं। तो सबको अब ये परख लिया है। अब लोगों को ये विश्वास जगा है कि नहीं, हमको भागीदारी संकल्प मोर्चा को भी मौका देना चाहिए। जनता एकदम मन बना चुकी है और 2022 में 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी भागीदारी संकल्प मोर्चा और सरकार बनाएगी। अच्छा, जैसे बड़ी पार्टियों का एक शगल होता है कि वो जो उभर रहा नेता होता है या गठबंधन मजबूत हो रहा होता है, एन केन प्रकरण ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, धर्म जात पात फैलाकर उन पार्टियों को, गठबंधन को, मोर्चे को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। संभावना इस बात की है कि बीजेपी जैसी पार्टी ये कुकर्म करना चाहेगी, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, हमारे यहाँ इस तरह के लोग नहीं हैं कि जो ईडी से, सीबीआई से, किसी से डरे, क्योंकि यहाँ साफ सुथरे लोग हैं, साफ सुथरे छवि वाले लोग हैं। कभी किसी ने न चोरी किया, न डकैती किया, न लूट किया, न हत्या किया। तो यहाँ किस बात की ईडी काम करेगी? जांच कर ले। यहाँ हम लोग निस्वार्थ समाज के लिए हम लोग तैयार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो फांसी के फंदे पर देश की आजादी के लिए झूल सकते हैं, तो समाज को हक दिलाने के लिए हम 10 लोग कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये इतिहास है। अच्छा, अब आप हमें एक चीज बताइए कि मेन मोटो जो है आपका, जो है चुनावी घोषणा पत्र, तो अभी तो समय है, लेकिन मीडिया में जो है कहने के लिए आपके मेन जो है 5-7 पॉइंट क्या होंगे जिस पे आकर्षित होके मतदाता आपके मोर्चे को वोट दे और सत्ता में आपको काबिज करे? पहला, हम उत्तर प्रदेश में सरकार जिस दिन बनी 22 में, हमारा मुख्यमंत्री मोर्चे का शपथ लेगा। स्नातकोत्तर तक फ्री कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जरूरत पड़ी तो साइकिल हम फ्री में देंगे। और समान शिक्षा, जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दी जा रही वही शिक्षा सरकारी स्कूल में अनिवार्य। और कानून बनेगा, जो माँ बाप इतनी सुविधा के बाद भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, उस माँ बाप को जेल भी भेजेंगे। ये कड़ा कानून शिक्षा पे हम लोग बनाएंगे। इसका स्वागत समाज कर रहा है। दूसरा, हम निःशुल्क स्वास्थ्य, गरीब बीमार होता है, उस इलाज नहीं करा पाता है, इलाज के अभाव बहुत लोग डेथ हो जाती है, तो हम लोग सरकार बना करके, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, निःशुल्क उसको सरकारी पैसे से हम उसका इलाज कराएंगे। तीसरा, घरेलू बिजली, जो घर में पंखा चलता है, बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट इस्तेमाल होता है, हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना के 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल का माफ करेंगे। चौथा, जो पिछड़े समाज को 27% आरक्षण मिला 28 साल से, उसमें सबको हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। मैं सत्ता में था तो उसको मैंने राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीएम से करके कमेटी बनी, रिपोर्ट भी आ गई। उस रिपोर्ट को लागू सरकार नहीं कर रही बीजेपी। उस रिपोर्ट को हम लागू करके नाई, गुण, पाल, प्रजापति, कुम्हार, धोबी, धरकार, पासी, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, दुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, जो भी उस कैटेगरी में हैं, उन सबको बराबर का हिस्सा दिलाने के लिए जो 7, 9, 11 का है उसको भी करेंगे। और मजे की बात कि सत्ता आने के बाद जिस तरह बीजेपी ने गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बैरियर बीजेपी ने तोड़ दिया है। अब हम 27% आरक्षण को बढ़ा के हम 52% करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई तो हम इसको करेंगे। इसका स्वागत भी जनता को कर रही, नहीं ये बहुत सही बोल रहे हैं। हम जब भी आप पारदर्शिता, उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती होगी, हम पारदर्शिता के हिसाब से उसको करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में, इस तरह मोदी जी सबको प्राइवेट में दे रहे हैं, सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करा देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
के पिताश्री नंद कुमार बघेल साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट होकर आप जैसे नेता की छत्र छाया में जो है आना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो नेता थे आज वो बीजेपी में है, फिर बीजेपी खत्म होगी तो ये सब भाग के फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। वो सही कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार से मतलब नहीं है। इसका उदाहरण मैं बता दूं, 1931 में जातिवार जनगणना हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कोशिश करने पर दबाव में 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ। 1955 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आ गई। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े गए लोग हैं, इनको आबादी के हिसाब से इनको आरक्षण देकर के इनको ऊपर उठाया जाए सारे क्षेत्रों में। लेकिन 23 साल लगातार उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में किसने रखा? कांग्रेस ने रखा। फिर 1978 में चौधरी चरण सिंह ने सदन में दबाव बनाया कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू। बड़ी बारीकी से यही कांग्रेस के लोगों ने, जो कांग्रेस के लोग थे वही जनता पार्टी में चले गए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो इन लोगों ने ये कह करके नया आयोग, मंडल आयोग बना दिया, जी प्रसाद मंडल के नाम से मंडल आयोग बना दिया कि ये 23 साल पुरानी रिपोर्ट है, इसको लागू न करने का बहाना बनाया, मंडल आयोग बना दिया। 1978 में बनता है मंडल आयोग, 1980 में रिपोर्ट आ जाती है। अब 80 से लेकर 90 तक 10 साल रद्दी की टोकरी में कौन रखा? यही भाजपा कांग्रेस। और 1990 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो दिल्ली के लाल किले से इन्होंने घोषणा किया कि हम मंडल कमीशन 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू करें। 3 साल विरोध कौन किया? बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27% आरक्षण लागू होता है। 28 साल हो गया, सत्ता किसकी केंद्र में है? बीजेपी की। इसके पहले किसकी थी? कांग्रेस की। आज सत्ता किसकी है? बीजेपी की। लेकिन 28 साल में 6.8% की रिजर्वेशन पिछड़ों का पूरा हो पाया है। कौन जिम्मेदार है? ये हम लोगों को सिर्फ धोखा पे धोखा दे रहे हैं। ये 100% झूठ बोलने वाले लोग हैं। बीजेपी की बात अगर करें तो वो झूठ बोल करके सत्ता पाए। 15-15 लाख का लालच दिया, सत्ता आते ही खाता खुलवा को पैसा दूंगा, नहीं दिया। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात किया, नोटबंदी करके 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। एक देश एक टैक्स होगा, लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है। जीएसटी ले आए, जीएसटी लागू किया, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं। इस नाते कि वो अडानी और अंबानी का कारोबार है। अब जीएसटी आई तो जीडीपी -23 पे चली गई। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे। अब महंगाई कम करने के बजाय आज महंगाई, जो अरहर की दाल 60 रुपया केजी थी, आज 125 के ऊपर हो गई। सरसों का तेल जो 50-55 था, वो तेल चला गया 150 रुपया लीटर से। जो आलू 5 रुपया किलो बिकता था, वो आलू आपने देखा 50 रुपया बिका। अभी जो प्याज 10-12 रुपये केजी बिकती थी, वो 80 रुपया में बेचवा दिया इन लोगों ने। तो ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, आप जैसे किसान आंदोलन को ले लीजिए। किसान कह रहा है कि हमारा धन दुगना न करो, ये कहने हम जबरी करेंगे। तो ये जबरी नहीं, ये कानून आने से पहले ही अडानी और अंबानी के कारखाना गोदाम बन गए। मध्य प्रदेश बन गए, हरियाणा बन गए, तमाम जगह उनके गोदाम बन गए। तो ये क्या दिखता है? ये अडानी और अंबानी, उसका उदाहरण एक साधारण सा है। मोदी जी ने एक बार कहा कि मैं चौकीदार हूं, और लिखवा लिया अपने जेबा पर। पूरे देश के बीजेपी के लोग अपने अपने जेबा पर लिखवा घूमने लगे, मैं चौकीदार हूं। ये नहीं लिखा कि हम किसके चौकीदार हैं। भाई चौकीदार तो किसी न किसी का नियुक्त होता है ना। तो वो जब लिखे कि मैं चौकीदार हूं, तो हम लोग भी नहीं समझ पाए कि हो सकता है देश के चौकीदार हैं, कैसे हैं। लेकिन वो साबित किसानों ने कर दिया आंदोलन करके, ये अडानी और अंबानी के चौकीदार है। ये अडानी और अंबानी 50 रुपया किलो आटा बेचना चाहता है और किसान कहता है कि नहीं हम 25 रुपया बेचेंगे। ये चीज इन लोगों ने, कोई चीज आ रहा है तो उसको दबाने के लिए तुरंत दूसरा। अभी देखिए किसान आंदोलन को दबाने के लिए अब ये सीए एनआरसी शुरू कर दिए हैं कि दिमाग किसानों की तरफ से भटका करके अब उधर आंदोलन कराने के लिए। तो ये भटकाते रहते हैं कि जैसे कि अगर
धर्म की नगरी में जाइए तो 84 योनि में मनुष्य भटकते 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 आता है, तो उसी तरह ही भटका रहे हैं सब। ये बीजेपी के लोग हैं। ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाले का माहिर अगर कोई नेता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा कोई है तो उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। ये महात्मा साधु आदमी, इसको तो मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और ये आदमी मायना आ गया। इनको अकल नहीं, ज्ञान नहीं है। जब इनके ऊपर 120 का मुकदमा था तो दिल्ली की पार्लियामेंट में कितना बढ़िया भाषण दे रहे थे, देखा था वीडियो ना। आज यहां बैठे हैं और अभी अभी जागरण में खबर छपी है 68% बाकी पिछड़े दलित लोगों को जेल में भेजा है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान दिल्ली की पार्लियामेंट में है। फर्जी फंसा करके जेल में डाल दिया है जो उसमें बेचारे जूझ रहे हैं। तो ये इनकी नीयत और साजिश क्या है वो साफ साफ सब धीरे धीरे देखिए। पाप का घड़ा फटता है, कहते हैं ना, पाप का घड़ा फटता है। तो ठीक भेंट हो गई है किसानों से, किसान इनकी दवाई ठीक कर रहा है। अच्छा, इस वक्त देश में लोग ये कहते हैं कि मोदी, अमित शाह और योगी जैसे लोगों का सही इलाज असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग ही कर रहे हैं, जो पूरी निर्भीकता से, दबंगई से, तथ्यों के आधार पर इनको लपेटते हैं और इनको सबके सामने जो है नंगा करने का काम कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? सच्चाई है। आपने देखा कि मैं सत्ता में था तब भी, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, विपक्ष की भूमिका में मिनिस्टर की हैसियत से निभाता था, बोली नहीं आती थी। और आज भी सत्ता में नहीं हूं, सदन से लेकर सड़क तक हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारा हक लूटा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 14,000 बच्चों की नियुक्ति पर रोक लग गई। अभी 309 जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती की स्वीकृति ज्वलन तो मैं बता रहा हूं, इसमें 10% रिजर्वेशन पिछड़ों को खाली मिल पाया। 83 होना चाहिए, नहीं दिया। तो ये हिम्मत नहीं है किसी की बोलने की। ये अगर बोलने की हिम्मत है तो सिर्फ ओवैसी ही और ओम प्रकाश राजभर के पास है, और किसी के पास नहीं है। ये बोल देंगे ना तो जेल चले जाएंगे। वो जानते हैं कि नब्ज सब पकड़े हुए हैं, इनके पास कौन कौन बीमारी है तो ये पकड़े हुए हैं। इसी से ये लोग एकदम बस धीरे से ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके भीतर रह जाते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ओबीसी, SC ST, माइनॉरिटीज और आदिवासी के लोगों को फर्जी मुकदमों में पूरे देश में ही सरकारें प्रताड़ित करके जो फंसा रही हैं, उसके लिए जो है आप लोग किस तरह से जो है लड़ाई लड़ेंगे और उनके संरक्षण के लिए क्या करेंगे? किस तब का पत्ता एक नहीं हिलता, मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये मालिक अगर इस तरह का काम कर रहा है, हम लोग सरकार बना करके ऐसे निर्दोष फंसाए गए लोगों के मुकदमे वापस करके उनको बहाल कराएंगे ताकि उनको न्याय मिल सके। ये सरकार सुप्रीम रूप से SC ST OBC माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए उनसे दोस्ती करती है, वोट लेने के बाद उनका दुश्मन बन जाती है। ये इसका कल्चर है। अच्छा, सिर्फ एक आखिरी सवाल आप ये हमें बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, इसमें शामिल आपके समाज SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोडर लोग हैं। ये लोडर तो स्वाभाविक है, मालिक की मर्जी से वो मजदूरी करता है। मालिक को जो समझ में आता है मजदूरी उसको देता है। तो इन लोडरों के विषय में क्या कहा जाए? हम ये लोडर अपना लोडर ही करें। हम लोग लीडर हैं, हम लोग समाज के हक को दिलाने के लिए हम लोग अपनी गोल बना लिए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा अपनी अपनी पार्टी, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। सुनवाई उसी की होती है। थाने पर जाइए, अगर बोल दीजिए जय श्री राम तो लोग समझ जाते हैं दरोगा की भाजपा ही है। जय भीम बोल दीजिए तो लोग समझ जाते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी का है। जय समाजवाद बोल दीजिए तो समाजवादी पार्टी का होता है। अब जैसे हम पार्टी बनाए, जब जय सुहेल देव बोलते हैं तो कहते हैं कि राजभर जी वाली पार्टी का है या भारतीय समाज पार्टी का है। तो जब तक गोल नहीं होगी तब तक उसको न्याय नहीं मिलता है। आज देखिए, मैं आपको अतिशयोक्ति बताऊं कि 18 महीने मैंने वो काम किया हूं कि इसी 16 तारीख को पूरे प्रदेश में 75 जिले में सरकार मजबूर है, लोडर मजबूर हैं
प्रधानमंत्री मजबूर हैं कि 18% आबादी उत्तर प्रदेश में अकेले राजभर की है। ये वोट कैसे हमारे पाले में आवे, ये लोडर को खूब दौड़ा रहे हैं। 16 तारीख को पूरे प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मना करके उस वोट को अपने पाले में करने के लिए सरकारी खर्चे से, ये किसकी देन? ओम प्रकाश राजभर की देन। ओम प्रकाश राजभर आज के 18 साल पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जानने वालों की संख्या 1% थी, आज उनको जानने वालों की संख्या 100% हो गई। और हमारी यह उपलब्धि है कि सरकार को मजबूर कर दिया, सरकार को मजबूर कर दिया कि सरकारी खर्चे से 16 तारीख को और सुहेलदेव महाराजा राजभर की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाने का फैसला सरकार ने लिया है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।